मेमोरीज उनमें थोड़ी सी नॉइज इंटरनली सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होती है. Next, we are going to discuss exercise. Here, I will list down all the short questions जिनको हम one by one discuss करेंगे. First is the difference between primary and secondary memory. First difference can be made on the basis of either they are temporary or permanent memories. प्राइमरी मेमोरीज को भी हम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में कैटेगराइज कर सकते हैं. वॉलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल रैम है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल रोम है. But on the other hand, secondary memories, all the secondary memories are called non-volatile and they are used for permanent or as backing storage. ठीक है. सेकेंडली हम इनके फंक्शन के लिहाज से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. हमें पता है कि प्राइमरी मेमोरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा विच आर करंटली बीइंग यूज्ड. ठीक है. या बूटअप के वक्त जो हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं उनको स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरीज जो हैं सिस्टम के अंदर लगाई जाती हैं. ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी मेमोरीज हैं वो डेटा का बैकअप लेने के लिए, उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए लगाई जाती हैं सिस्टम के साथ, ताकि डेटा अगर हमारा लॉस्ट भी हो जाए सिस्टम से तो हम सीडी या डीवीडी से या यूएसबी से या हार्ड डिस्क के किसी पार्ट से उसको रिकवर कर लें. ठीक है. और जो प्राइमरी मेमोरीज हैं दे कम्स इन सेमीकंडक्टर चिप मेमोरीज फॉर्म, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरीज हैं वो चिप मेमोरीज के अलावा मैग्नेटिक टेप्स और हार्ड डिस्क की फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं. ठीक है. दे primary memories has faster access time as they are built near to CPU, while mostly secondary memories जो हैं वो are not part of motherboard and they are separate from motherboards, so their access time is less than प्राइमरी मेमोरीज. देन जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो प्राइमरी मेमोरीज की कम होती है क्योंकि इनका पर्पस बैकअप नहीं होता है. ठीक है. और जो सेकेंडरी मेमोरीज हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है क्योंकि इनका पर्पस डेटा का बैकअप लेना होता है. Second question is we have to differentiate between sequential access and direct access memories. सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरीज का हमने क्या पढ़ा था? ऐसी मेमोरीज जिनके ऊपर से रिकॉर्ड सीरियली या वन आफ्टर अदर रिकॉर्ड जो है फेच किया जाता है. ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरीज ऐसी मेमोरीज होती हैं कि जिनमें सीपीयू डायरेक्टली किसी लोकेशन के ऊपर जाके डेटा को एक्सेस कर सकता है विदाउट गोइंग टू इन एनी सीक्वेंस. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरीज. ठीक है. जो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरीज हैं उनमें अगर हमें आगे का कोई रिकॉर्ड या लोकेशन को एक्सेस करना है देन सीपीयू हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड, उनको फॉरवर्ड करके जाएगा. अगर उसने कोई पहला रिकॉर्ड एक्सेस करना है और वो 5th लोकेशन के ऊपर है तो उसको रिवाइंड करके जो है वो बैक पे आना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड सीपीयू में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता. ठीक है. इवन वी हैव टू एक्सेस 1000 मेमोरी लोकेशन, सीपीयू डायरेक्टली उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाके वहां से डेटा एक्सेस कर सकता है विदाउट गोइंग एनी सीक्वेंस. एक्सेस टाइम ज्यादा होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरीज बिकॉज ऑफ देयर दिस रीड राइट मैकेनिज्म. और जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरीज का जो एक्सेस टाइम होता है वो कम होता है. दे आर फास्ट इन ऑपरेशन. ठीक है. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें जो मैग्नेटिक टेप्स और ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं दे आर एग्जांपल्स ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरीज, व्हाइल मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरीज आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरीज. आप ये वाली डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो फॉर द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सेस एंड सिक्वेंशियल एक्सेस. ठीक है. इसमें बताया गया है कि सिक्वेंशियल एक्सेस में हमें सीरियल में आना पड़ेगा, ऑल द प्रीवियस लोकेशंस को बाईपास कर से गो थ्रू के आना पड़ेगा. ठीक है. हम फॉरवर्ड करेंगे, जबकि डायरेक्ट एक्सेस में सीपीयू डायरेक्टली 4th लोकेशन पे जाके डेटा को एक्सेस कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डेटा एक्सेस टाइम इन सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरीज इज मोर देन रैंडम एक्सेस. यानी क्यों जो एक्सेस टाइम होता है किसी डेटा को एक्सेस करने का जो टाइम होता है इज मोर देन एज कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस मेमोरीज. और ये हम अभी पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं. पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं क्योंकि हम इसमें डेटा सीरियली या वन आफ्टर द अदर
हमें ये रिकॉर्ड को फेच करना होता है या किसी खास मेमोरी लोकेशन को एक सीरियल में जाके फेच करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें फोर्थ लोकेशन एक्सेस करनी है, देन वी हैव टू गो थ्रू फर्स्ट 3 मेमोरी लोकेशंस। दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस more access time as compared to random access memories या direct access memories, जिसमें डायरेक्टली जो है हम उस फोर्थ लोकेशन पे जाके जो है या सीपीयू फोर्थ लोकेशन पे जाके डायरेक्टली जो है वो डेटा को एक्सेस कर लेगा। सो sequential access memory produce more access time as compared to random access memories. Next question is that if cache memory is removed from the computer, what will happen to the system? या क्या affect होगा system के ऊपर कि अगर हम वहाँ से cache memory remove कर दें? हमने cache memory का क्या पढ़ा था? There are 3 types of cache memories. One is built inside the CPU and other two like L2 and L3 are built between the CPU and रैम। और पर्पस इनका क्या होता है कि जो नेक्स्ट पॉसिबल डेटा फेच करना होता है सीपीयू ने, या जो मेमोरी का या रैम का जो मूविंग या जो एग्जीक्यूशन पार्ट होता है वो ये स्टोर करती है कैशे मेमोरी। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सेस के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कैशे मेमोरीज जो हैं वो बिल्ड की गई। जो आपके अर्लियर कंप्यूटर्स थे उनके अंदर कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, सिर्फ रैम हुआ करती थी और सीपीयू को बार बार स्विचिंग करनी पड़ती थी रैम में डेटा को फेच करने के लिए। जो इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग डेटा को फेच करने के लिए, एक्सेस करने के लिए उसको बार बार सीपीयू के अंदर रैम के अंदर स्विचिंग करनी पड़ती थी। इस प्रोसेस को एलिमिनेट करने के लिए और कम करने के लिए क्या किया गया है कि कुछ मेमोरीज जो हैं वो सीपीयू के अंदर बिल्ड कर दी गई हैं कि नेक्स्ट डेटा या जो करंटली डेटा एग्जीक्यूटर उसका जो कुछ पार्ट है वो जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो सीपीयू के अंदर लाके स्टोर किया जा सके ताकि फास्टली जो है वो सीपीयू उसको एक्सेस कर सके। जितना ज़्यादा उसके करीब होगा उतना उसके लिए इसको एक्सेस करना क्या होगा, फास्ट होगा। तो अगर हम रिमूव कर देते हैं कैशे मेमोरीज को, सो इट विल affect on the speed of the CPU system will get slow down और जो उसकी efficiency है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। Next, we have to differentiate between RAM and ROM. RAM stands for random access memory and ROM stands for read-only memory. ठीक है, जो RAM है वो बोथ पर्पस के लिए यूज होती है। डेटा हम इस पर रीड भी कर सकते हैं, उसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं। जबकि एज नेम शोज रोम के ऊपर से डेटा, जो टिपिकल रोम है उसके ऊपर से डेटा सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसके ऊपर डेटा राइट नहीं किया जा सकता। जैसे हम रैम के ऊपर हम यूजर्स भी डेटा राइट कर लेते हैं। ठीक है, और जो रैम होती है दे आर वोलेटाइल मेमोरीज, यानी जैसे ही पावर टर्न ऑफ होगी या स्विच ऑफ होगी तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। जबकि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं, डेटा लॉस्ट नहीं होता है इवन द पावर इज कट ऑफ। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम, दैट इज डायनामिक रैम जिसको डी रैम कहा जाता है और स्टैटिक रैम जो है और जिसको एस रैम कहा जाता है। ठीक है, देन रोम की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जो रैम है वो टेम्परली या फॉर टाइम बीइंग डेटा स्टोर करने के लिए यूज हो रही होती है रैम जो है। ठीक है, जबकि रोम जो है एज इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज हो रही होती है। आप इसके अलावा इसका फंक्शन भी लिख सकते हो कि रैम जो है वो यूजर का जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा था डेटा उसको स्टोर करने के लिए यूज हो रही होती है, और रोम जो है बूटअप प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किए हुए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की आप इसके अंदर डेफिनेशन लिख सकते हो और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, और आप इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल लिख सकते हो। मेन पर्पस इसका जो है वो डेटा बैकअप लेना है या डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, ताकि अगर डेटा लॉस्ट भी हो जाए किसी केस में, ठीक है, तो हम जो है उस सेकेंडरी मेमोरी से फेच कर सकें। डेटा बैकअप लेने का मतलब होता है कि किसी ऐसी जगह पे हम डेटा का बैकअप लेके रखें कि जो
वो पार्ट बार बार इतना ज़्यादा यूज ना हो रहा हो, ठीक है। तो इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरीज लाइक CD DVDs के अंदर जो है डेटा को बैकअप लेके रख देते हैं, ताकि डेटा लॉस्ट हो जाए, किसी वायरस की वजह से डेटा हमारा अफेक्ट हो तो हम इनमें से किसी एक सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जो है एक्सेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ फ्लैश मेमोरी, और हम फ्लैश मेमोरी के लास्ट टॉपिक में ये एडवांटेजेस कर चुके हैं, एंड आई होप कि मुझे इनको अब गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। I think this is the last question, that how the size of RAM affects the processing speed of a computer system, ठीक है। RAM which is random access memories, जो स्टोर की हुई होती है वो इंस्ट्रक्शंस जिनके ऊपर यूजर या CPU करंटली काम कर रहा होता है, ठीक है। साइज आजकल रैम का इंक्रीज किया जा रहा है विद टाइम टू टाइम, और रीजन ये है कि जितना ज्यादा साइज होगा रैम का उतना फास्ट CPU जो है वो स्विचिंग जो प्रोसेस है इट विल बी मोर फास्टर एज कंपेयर टू विद स्मॉल साइज ऑफ रैम, ठीक है। और जितना ज्यादा साइज होता है उतना ही ज्यादा डेटा भी स्टोर हो रहा होता है रैम के ऊपर। ये आप एक इनिशियल टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि जितना बड़ा साइज होता है रैम का उतने ज्यादा मेमोरी एड्रेसेस इसके अंदर हो सकते हैं। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि एक मेमोरी जो है अगर 32 GB की, उसके अंदर ज्यादा डेटा स्टोर होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू मेमोरी विद अ स्मॉल साइज, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स एट अ टाइम भी एक्सेस हो सकेंगी जिसको मेमोरी वर्ड कहा जाता है, ठीक है, वो भी ज्यादा। और जितना बड़ा वर्ड साइज होगा उतना ज्यादा बड़ा डेटा जो है प्रोसेस होगा, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से हम किसी कंपटीशन में हैं और हमें पिज्जा खाने को दिया गया और उसके डिफरेंट स्लाइसेस हैं, ठीक है। हम जितना बड़ा स्लाइस खाएंगे हमारे जीतने की या उस पिज्जा को प्रोसेस करने के चांसेस उतना ज्यादा होगा। तो मेमोरी जितनी बड़ी होती है उसका मेमोरी वर्ड भी CPU का ज्यादा होता है, यानी CPU ज्यादा बड़ा बाइट वहां से उठा के ज्यादा नंबर ऑफ बाइट्स वहां से उठा के या ज्यादा बड़ा मेमोरी वर्ड उठा के एक्सेस कर सकता है। सो इट विल अफेक्ट ऑन द स्पीड, जितनी बड़ी मेमोरी होगी उतना ज्यादा जो है वो CPU फास्टली डेटा एग्जीक्यूट कर सकेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।